राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक बार की बात है, एक देश में एक राजा रहता था जिसके 1600 रानियां थीं, पर 1600 रानियों में बेटा केवल सिर्फ एक ही था। उसका बेटा बहुत सुंदर था। राजा अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे बेटा बड़ा हो रहा था। राजा अपने बेटे की शादी किसी ऐसी राजकुमारी से करना चाहता था जो उसके बेटे के जैसे सुंदर हो। इत्तेफाक से एक और राजा था, उसके भी 1600 रानियां थीं और 1600 रानियों में एक ही बेटी थी। वह भी 1600 रानियों में केवल एक बेटी थी। वह भी उस राजा के राजकुमार जितनी सुंदर थी। उस राजा की भी उतनी ही इज्जत थी जितनी इस राजा की थी। जिस राजा के लड़का था, उस राजा के पास एक बहुत ही अक्लमंद और वफादार तोता था। राजा उससे बहुत सारे मामलों में सलाह लिया करता था और उसकी सलाह वह मानता भी था। बड़ी बड़ी मुश्किल समस्याओं में उसकी सलाह राजा लेता था। यही सोचकर इस समय उसने अपने तोते को बुलाया और उससे उसकी अपनी इच्छा बताई। उसने अपने तोते से कहा कि चिंतामणि, मेरे बेटे के लिए ऐसी बहू ढूंढने के लिए जाओ जो मेरे बेटे के जैसी हो, सुंदर सुशील हो। तोता राजी हो गया। उसने राजा से कहा कि वह राजकुमार की पसंद लिखकर उसके पैर में बांध दे। राजा ने अब वैसा ही किया और वह तोता वहां से उड़ चला। वह एक पड़ोसी देश में जा पहुंचा जहां पर बहुत भारी बारिश हो रही थी, सो उसको एक जंगल में शरण लेनी पड़ी। उस तोते ने देखा कि एक पुराना खोखला पेड़ मिल गया जहां उसको लगा कि वह उस जगह उसके आराम के लिए ठीक रहेगी। जैसे ही वह उसके अंदर जाने के लिए उड़ा तो उसके अंदर से एक आवाज आई, तुम अंदर नहीं घुसना, नहीं तो तुम अंधे हो जाओगे। सो तोता पेड़ की जड़ के पास जो एक टहनी उग रही थी उस पर जाकर बैठ गया। बारिश खत्म होने का इंतजार करने लगा। इतने में ही उस खोखली जगह से एक मैना निकली और आकर तोते के पास बैठ गई। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। इस बीच तोते ने उसको बताया कि वह कहाँ जा रहा है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि उनकी मुलाकात बहुत अच्छी रही। मैना से तोता कहने लगा कि मैं अपने राजकुमार के लिए राजकुमारी ढूंढने जा रहा हूँ। तो मैना कहने लगी कि मैं भी अपनी राजकुमारी के लिए, जो कि अपने पिता की इकलौती बेटी है, उसके लिए सुंदर से राजकुमार की तलाश में निकली हूँ। इस राजा के भी 1600 रानियां थी। तोता बोला, तब तो हमारा राजा ही राजा ही वह राजा होना चाहिए जिसके बेटे से उस राजकुमारी की शादी होनी चाहिए। तोते ने मैना को राजकुमार की पसंद भी बताई। सो वे दोनों राजकुमारी के देश गए। जब वे वहां पहुंचे तो महल के एक नौकर ने उनको देखा तो राजा को जाकर बताया कि जिस मैना पर वह बहुत विश्वास करता है वह एक तोते के साथ घूम रही है। तुरंत ही राजा क्रोधित हो गया और उसने हुक्म दे दिया कि जो बिल्कुल ही वह भूल गई है कि तुमने जो भी कहा था उसे लड़का ढूंढने के लिए भूल गई है और तोते के साथ मजे में घूम रही है। राजा ने उन तुरंत हुक्म दे दिया कि दोनों तोता और मैना को मार दिया जाए। महल से नौकर मैना, क्योंकि महल के जो नौकर थे वो मैना से जलते थे, क्योंकि मैना की ज्यादा बूझ होती थी, नौकरों को कोई बूझता नहीं था, इसलिए उन्होंने मैना की बुराई राजा से कर दी। मैना को इस बात का कुछ पता चल गया तो वह ऊपर की खिड़की से उड़ी। उड़ते समय उसने राजा का बेरहम हुक्म सुन लिया था। वह तोते से बोली, जाओ तोता, राजा ने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर हमको मारने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले कि राजा के तीर हमको मारें, चलो तोता हम यहाँ से दूर उड़ चलें। और वे दोनों वहां से दूर उड़ गए। राजा के नौकर उनको मारने तो गए,
परंतु बहुत देर तक ढूंढने पर भी उनको ढूंढ नहीं सके। तो उन्होंने अपने आप को तसल्ली देते हुए वापस आ गए कि लगता है उन तोते और मैना को शाही हुक्म का पता चल गया, इसलिए वे किसी सुरक्षित जगह पर चले गए। तोता और मैना कुछ दिन तक इंतजार करते रहे ताकि लोग उस बात को भूल जाएं। फिर उसके बाद वे महल में वापस आए और आकर तोता राजा के दाएं घुटने पर और मैना राजा के बाएं घुटने पर जाकर बैठ गई। उन्होंने राजा से पूछा, राजा साहब, आप हमको क्यों मरवाना चाह रहे थे? हम तो आपके वफादार हैं। वे लोग जो नौकर हैं आपके, वो हमसे जलते हैं, इसलिए उन्होंने आपसे हमारी बुराई की। हम लोग दोनों बड़ी शान वाले उन राजाओं के नौकर हैं जो अक्लमंद भी हैं और अमीर भी हैं और दयालु भी हैं। दोनों राजाओं के 1600 रानियां हैं। उनमें से केवल एक राजा के एक बेटा है तो दूसरे राजा के केवल एक बेटी है। इन दोनों राजाओं ने हालांकि कभी एक दूसरे को देखा नहीं है, पर ये दोनों अपने बच्चों को एक दूसरों के बच्चे से शादी करना चाहते हैं। एक राजा को ऐसी बहू चाहिए जैसी दूसरे राजा की बेटी है, तो दूसरे राजा को वैसा ही दामाद चाहिए जैसा कि दूसरे राजा का बेटा है। देखिए राजा साहब, हम दोनों उन्हीं दोनों राजाओं के नौकर हैं। भगवान की कृपा से हम लोग आपके राज्य के बाहर जंगल में मिले और अब यह अच्छी खबर लेकर आपके पास आए हैं। यह कहकर तोते ने अपना पैर राजा की तरफ बढ़ा दिया जिसमें राजकुमार की पसंद लिखी हुई थी। वह सब पढ़कर राजा को आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। पहले तो उसको तोता मैना की बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ था, फिर दोनों का एक समापन देखकर, क्योंकि दोनों झूठ नहीं बोल रहे थे, उसे उन पर विश्वास हो गया। उसने तस्वीर लेकर अपने शाही महल में जहाँ रानियां थीं वहाँ पर भेज दी और अपनी 1600 रानियों से कहा कि वे उस तस्वीर को देखकर बताएं कि वे अपनी राजकुमारी के लिए उस राजकुमार को पसंद करती हैं या नहीं। दासी तस्वीर लेकर रानियों के महल में गई और रानियों ने जब तस्वीर को देखा तो वापस नहीं आई। राजकुमारी को तो वह तस्वीर इतनी पसंद आई, क्योंकि राजकुमारी को वह तस्वीर बहुत पसंद आई, वह उसको अपने हाथ में ही लिए रखती थी। खैर कुछ दिन बाद रानियों के महल से जवाब आया, राजकुमार सबको बहुत पसंद है, सब उसकी शादी, क्योंकि अब उसकी शादी जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि राजकुमारी तो राजकुमार को देखे बिना जी ही नहीं पा रही थी। जैसे ही यह जवाब राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तोते को यह कहकर वापस भेज दिया कि वह अपने राजा से जाकर कह दे राजकुमार की मनपसंद लड़की मिल गई है और वे 4 महीने के अंदर अंदर शादी के लिए यहाँ आ जाएं। तोते ने बड़े आदर के साथ राजा को झुककर नमस्कार किया और अपने देश के लिए उड़ गया। अपने देश पहुंचकर उसने राजा को अपनी यात्रा की सफलता के बारे में बताया। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही शानदार मौके को शानदार तरीके में मनाने का हुक्म दे दिया। उत्सव मनाया जाने लगा। राजकुमार के लिए सबसे कीमती और बढ़िया कपड़े बनवाए गए। घोड़ों के लिए नई शानदार जीन बनवाई गई। सिपाहियों भी के लिए भी नई नई बढ़िया जो वर्दी बनवाई गई। बहुत सारे तरह की भेंटें जैसे अनमोल हीरे जवाहरात, बढ़िया कपड़े और मुश्किल से मिलने वाले फल, कीमती मसाले, बढ़िया किस्म के इत्र इकट्ठा किए गए। हर चीज को याद करके इकट्ठा किया गया। महीने जल्दी जल्दी गुजर गए। इतनी तैयारियों में कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। पर अफसोस, शादी के कुछ दिन पहले ही राजकुमार का पिता बीमार पड़ गया और भगवान की ऐसी करनी हुई कि राजा मर गया। परिवार वालों के लिए यह बहुत बड़ा धक्का था। राजकुमार को अपना जाना अब टालना पड़ा, क्योंकि ऐसे समय पर वहां से चलना उसका अपने पिता के लिए अपमान था, क्योंकि उसका पिता अपनी देह त्याग गया और वह शादी के लिए नहीं जा सकता था। प्रजा क्या कहेगी?
अभी अभी तो पिता मरा और बेटा विवाह करने के लिए चल दिया। सो उसने कुछ समय तक इंतजार किया। जैसे ही उसकी पिता की मौत का अफसोस का समय बीता, वह वहां से चल दिया। तोते ने उसको रास्ता दिखाया। राजकुमारी का देश कोई बहुत दूर नहीं था। सो वे जल्दी जल्दी वहां पहुंच गए। राजकुमार ने अपने डेरे महल के पास के बगीचे में डाल दिए और राजकुमार उस बगीचे में घुसा नहीं घुसा होता तो अच्छा होता, क्योंकि वहां जाते ही उसका तोता मर गया। उस वफादार तोते को वहां के माली ने मार डाला, क्योंकि वहां चारों तरफ जो यह था कि वह तोता जहां भी दिखाई दे उसको मार दो। जैसे ही राजकुमार के ऊपर मुसीबत आई, उसके कुछ देर बाद ही उसने सुना कि राजकुमारी के पिता ने अपनी बेटी की शादी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसका पिता मर गया था। बगीचे में डेरा डालने के कुछ दिन बाद ही राजकुमारी ने जैसे ही राजकुमार के ऊपर यह पता चला कि राजकुमार के ऊपर मुसीबत आई है, तो वह सैर करने के लिए अपनी पालकी से जा रही थी। इत्तेफाक से वह उसी रास्ते से गुजरी जिस रास्ते पर वह बगीचा था। उसने बगीचे पर नजर डाली तो वहां पर राजकुमार को देखा तो उसे पहचान गई, क्योंकि उसकी तस्वीर अभी भी उसके पास थी। उसने उस समय तो उससे कुछ नहीं कहा और अपनी पालकी ढोने वाले कहारों को महल चलने के लिए कहा। उसको अपना प्रेमी मिल गया था। उसी समय से उसको सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा। शाम को खाने के समय उसने अपने खाने में से आधा खाना खाया और आधा बचा हुआ खाना राजकुमार की तस्वीर के साथ राजकुमार को भेज दिया। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वह राजकुमार से कहे कि वह उसे खा ले, और अगर ना खाए तो उसमें अपनी उंगली घुसा दे। नौकरानी ने वैसा ही किया। राजकुमार ने खाना नहीं खाया तो नौकरानी ने कहा कि खाने की प्लेट में उंगली घुसाने के लिए कहा। जब उसने प्लेट में रखे चावलों में उंगली घुसाई तो वहां उसको अपनी तस्वीर मिली। उसने सोचा कि राजकुमारी तो मुझे प्यार करती है। ऐसा सोचकर उसने अपने हाथ पहुंचे और एक चिट्ठी राजकुमारी के नाम लिखी। उसे राजकुमारी की नौकरानी को देकर वापस भेज दिया। जब राजकुमारी ने वह चिट्ठी पढ़ी तो उसके मन में राजकुमार से मिलने की इच्छा जोर पकड़ने लगी। उसने आधी रात को अपना घोड़ा तैयार करवाया, असरफियों से भरा हुआ एक थैला लिया और उस बगीचे की तरफ चल दी जहां राजकुमार ठहरा हुआ था। राजकुमार तो उसको देखकर आश्चर्य में पड़ गया। राजकुमारी बोली, तुम आश्चर्य मत मत पड़ो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं छिप कर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे पिता तुमसे मेरी शादी की इजाजत नहीं देंगे। चलो अपना घोड़ा तैयार करो और मुझे अपने साथ अपने देश ले चलो, वहां हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सो दोनों राजकुमार और राजकुमारी घोड़े पर सवार होकर राज्य से बाहर की तरफ चल दिए। कुछ घंटों तक तो वे काफी तेजी से चले, फिर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गए। अगले दिन सुबह तरोताजा होकर फिर से वे अपनी यात्रा पर चल दिए। वे लोग बहुत दूर नहीं गए थे कि उनके घोड़े पर सवार 7 डाकू मिले। राजकुमार बोला, चलो हम तेजी से भाग चलते हैं, क्योंकि हम इनसे लड़ नहीं सकते। सो दोनों ने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और उन्हें सरपट भगा दिया। डाकू भी घुड़सवारी में बड़े होशियार थे और उनके घोड़े अभी अभी निकले थे, तो थके हुए नहीं थे। सो उनके पीछे पीछे भाग लिए। राजकुमार बोला, इस तरह भागने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वे हमारे पास आ रहे हैं। हमारे घोड़े थके हुए हैं, अब हम क्या कर सकते हैं। राजकुमारी बोली, अब हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। कहकर वह अपनी जीन पर बैठी बैठी ही पीछे की तरफ मुड़ गई और एक तीर उन डाकुओं पर चलाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इस तरह से उसने 7 तीर चलाकर 7 डाकुओं को मार डाला। खुशी खुशी वे अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। उस रात वे आराम करने के लिए गांव में रुके। उस गांव में एक जिन रहता था। जिन के एक बेटा था जिसका केवल आधा शरीर था। उसी गांव में राजकुमार और राजकुमारी एक तालाब के किनारे रुक गए। जब वो सो रहे थे तब जिन ने अपने बेटे से कहा कि तुम जल्दी से जाओ और राजकुमार को तो मार डालो,
और राजकुमारी और घोड़े और खजाने को यहाँ ले आओ। बेटा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। अब उसको खून पीने को मिलेगा। बस उसने अपना काम खत्म किया ही था कि राजकुमारी जाग गई। जिनने आके बेटे ने आकर राजकुमार को मार दिया तो राजकुमारी जाग गई। उसने चारों तरफ देखा तो उसको अपना प्रेमी मरा पड़ा दिखाई दिया और एक बदसूरत आधा आदमी उसकी लाश के पास खड़ा था। यह सब देखकर राजकुमारी डर गई। फिर भी वह हंसकर बोली, अच्छा हुआ तुमने उसे मार दिया। अब तुम मुझे अपने साथ ले चलो और मुझसे शादी कर लो, पर पहले इस मरे हुए शरीर को कहीं गाड़ दो, तब हम यहाँ से जाएंगे। तुरंत ही वह जो जिन्न था वह तो राजकुमारी को देखते ही मोहित हो गया। उसने राजकुमारी के कहते ही तुरंत ही एक कब्र खोदनी शुरू कर दी। उस आधे आदमी ने राजकुमारी को उसे देखने के लिए बुलाया कि देखो कब्र कितनी खोदूं। तो उसने कहा, अरे यह तो बहुत छोटी है, थोड़ी और गहरी खोदो। जिनके बेटे ने वह कब्र 1 फुट गहरी और खोद दी। राजकुमारी बोली, यह तो अभी भी छोटी है। जिनके बेटे ने कब्र को और चौड़ी और गहरी खोद दी। जब वह यह कह रहा था कि राजकुमारी ने उसकी तलवार निकाल ली और उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। अपना बदला लेने के बाद वह फबक फबक कर रोने लगी। उसका प्रेमी तो मर चुका था। उसने उसकी लाश ली और उसको तालाब के किनारे तक ले आई। अब वह वहां बैठकर रोने लगी। यह उसके लिए बड़े दुख का समय था। उसको लगा कि वह भी मर जाती तो कितना अच्छा होता। जिसके साथ वह अपने जीवन के सुनहरे पल बिताने के लिए भागी है, अब वही नहीं रहा तो किस मुंह से तो मैं अपने राज्य जाऊंगी, और क्या करूं, इससे अच्छा तो मैं भी मर जाती। यह सोच सोच कर राजकुमारी विलाप कर रही थी। इत्तेफाक से वहां से एक साधु की पत्नी गुजरी। उसको बहुत दुखी देखकर वह उसके पास रुकी और उससे पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। राजकुमारी ने राजकुमार की लाश की तरफ इशारा करते हुए उसे बताया कि वह क्यों रो रही है। स्त्री बोली, बेटी धीरज रखो, शायद मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं। तुम तब तक यहीं इंतजार करो जब तक मैं वापस लौट कर आती हूँ। कहकर वह स्त्री वहां से चली गई। घर जाकर उस स्त्री ने अपने पति को राजकुमारी का सारा हाल बताया और कहा, राजकुमार को जिंदा कर देने की प्रार्थना की। साधु बोला, अफसोस, वह जगह तो शैतान औरत और उसके भयानक बेटे की है। मैं अभी राजकुमारी के पास जाता हूँ और उसे तसल्ली देने के लिए राजकुमार को जिंदा करता हूँ। साधु तुरंत ही राजकुमारी के पास गया तो वह सहायता का इंतजार ही कर रही थी जो साधु की पत्नी उससे वायदा करके आई थी। साधु बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है। मेरी पत्नी ने मुझे सब बता दिया और तुम्हारी सहायता करने के लिए मुझे भेजा है। मैं तुम्हारे राजकुमार को तुमको वापस कर दूंगा। उसने राजकुमार की लाश का सिर अपने हाथ में लिया और उसका शरीर दूसरे हाथ में लिया। फिर दोनों को जोड़ दिया। दोनों जुड़ गए तो लाश जिंदा हो गई। पहले उसके हाथ पैर हिले, फिर उसने आंखें खोली, फिर होठ खोले, होठों से बड़बड़ाया, वह बोल पड़ा। तब राजकुमारी ने यह सब देखा तो उससे रहा ना गया। वह दौड़कर राजकुमार के गले लग गई और खुशी खुशी के मारे रो पड़ी। सबके लिए बहुत ही खुशी का मौका था, यहाँ तक कि उस साधु के लिए भी जिसने उसको जिंदा किया था। उस रात राजकुमार और राजकुमारी किसी दूसरी जगह चले गए। यहाँ राजकुमारी की जान बहुत बड़े खतरे में थी। इस जगह एक जादूगरनी रहती थी। उसकी एक बेटी थी। जैसे ही उसकी बेटी ने राजकुमार को देखा तो वह उसके प्रेम कर बैठी, उससे शादी करना चाहती थी। उसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अपनी माँ से राजकुमार और राजकुमारी को अपने घर में खाने के लिए बुलाने के लिए कहा। जादूगरनी ने उनको अपने घर खाने के लिए बुलाया। जब राजकुमार उसके घर के कमरे में देख रहा था तो जादूगरनी ने उसके गले में रस्सी का फंदा डाला और उसको एक भैंसे में बदल दिया। सारा दिन वह भैंसा जादूगरनी की बेटी के पीछे पीछे घूमता रहा और जहाँ वह जाती उसके पीछे जाता। रात को वह उसके गले से रस्सी का फंदा निकाल लेती तो वह सुंदर राजकुमार बन जाता और उसके साथ सोता। इस तरह कई दिन बीत गए।
राजकुमारी बहुत दुखी थी, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि वह क्या करे। कभी कभी वह सोचती कि राजकुमार ने उसे धोखा दिया है, उसको छोड़ दिया है। कभी वह सोचती शायद उसका कत्ल हो गया है। जब वह और न सह सकी तो उसने एक आदमी का रूप धर लिया और उस देश के राजा के पास गई और उससे कोई काम धंधा मांगा। राजा उसकी शकल सूरत और बोलने के ढंग से बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसको अपना डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस यानी कोतवाल बना लिया। इस कोतवाल को बहुत सारे घरों के सारे राज मालूम थे। उसके नीचे बहुत तेज और कोई काम करने वालों के लिए तुरंत तैयार सिपाही काम करते थे। कोतवाल को केवल आदमी की ऊंचाई और उसकी शकल सूरत बतानी होती थी और उसको उसे ढूंढने के लिए कहना होता तो बस सारा राज्य तब तक छाना मारा जाता जब तक कि वह आदमी मिल नहीं जाता। पर राजकुमारी को राजकुमार के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। हालांकि उसको यह पता चल गया कि जिस घर में वह राजकुमारी और राजकुमार ठहरे थे वह घर एक जादूगरनी का था। वह उसके घर बार बार जाती। वहां उसने भैंसा देखा इधर उधर घूमता हुआ रहता था। तो पर क्या उसको यह पता नहीं चल सका कि वह उसका अपना प्यारा राजकुमार था और उस जादूगरनी ने उसको भैंसे में बदल दिया था। धीरे धीरे इस कोतवाल और जादूगरनी की बेटी में दोस्ती बढ़ गई। जादूगरनी की बेटी ने सोचा कि यह कोतवाल सचमुच में आदमी है, जबकि यह तो आदमी के भेष में राजकुमारी थी। जब कोतवाल को चाहने लगी और उसने उसे कई भेंटें दी। इन भेंटों में एक ऐसा कपड़ा भी था जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। राजकुमारी ने वह कपड़ा लाकर एक खिड़की में टांग लिया। अभी जो वह देख रही थी कि यह कपड़ा राजकुमारी के भविष्य के लिए क्या करने वाला है। एक सुबह महल का नौकर उस खिड़की के नीचे से गुजरा जिसने कोतवाल ने यह कपड़ा टांग रखा था। वह नौकर उस कपड़े के रंग और उसकी बनावट को देखकर दंग रह गया। घर आकर वह रानी से मिलने गया जो उस राज्य की रानी थी। उसने देखा कि वह सब उसको बताया। रानी को भी उस सुंदर कपड़े को देखने की इच्छा हुई। सो उसने राजा से प्रार्थना की कि उस कोतवाल को बुलाएं जिसने के पास कुछ बहुत ही महंगा और अजीब कपड़ा है। राजा ने ऐसा ही किया तो कोतवाल ने उसको वह सारी का सारा कपड़ा रानी को भेज दिया जो उसके पास था। जब रानी ने उसको देखा तो वह बस उसको इतना अच्छा लगा कि उसने राजा से कहा कि वह कोतवाल से कहे कि वह उसको ऐसा कपड़ा और ला कर दे। जब राजा ने रानी का हुक्म कोतवाल को सुनाया तो उसने कहा कि यह काम जरा मुश्किल है पर वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। राजा के महल में वह सीधे जादूगरनी के घर गया और उससे वैसा ही कपड़ा और मांगा। जादूगरनी ने कहा कि यह तो बड़ी कठिन बात है, वह इसमें उसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। उसका एक भाई है, वह भी जादूगर है। बहुत दिनों पहले वह किसी दूर देश में चला गया था, उसी ने उसको यह कपड़ा भेजा था। अब राजकुमार जो राजकुमारी थी जो कोतवाल बनी हुई थी वह कहने लगी, कुछ भी करो मुझे ये कपड़ा जरूर चाहिए, नहीं तो राजा मेरी जान ले लेगा। जब तक कि मैं वह कपड़ा लेकर नहीं आता मैं तो यहाँ सुरक्षित भी नहीं हूँ। इसलिए तुम ही बताओ कि तुम्हारा भाई कहाँ रहता है, उसके पास जाकर और कपड़ा ले आऊँगा। अब राजकुमारी कहने जो जादूगरनी बोली, ठहरो, अगर तुम्हारी यह हालात है कि राजा तुम्हें मार देगा तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन है, इसमें मेरे भाई की जिंदगी बंधी है। जब तक यह बर्तन मेरे पास सुरक्षित है तब तक मेरा भाई भी सुरक्षित है, पर जैसे ही यह बर्तन टूटेगा तो मेरा भाई मर जाएगा। मैं अपनी बेटी की खातिर इस बर्तन को तोड़ दूंगी क्योंकि जो लड़की की जादूगरनी की माँ थी वह जानती थी कि मेरी बेटी कोतवाल से प्रेम करती है। क्योंकि मेरी बेटी तुमको प्यार करती है, ऐसा कहकर उसने मिट्टी का वह बर्तन जमीन पर देकर तोड़ दिया और बोली, जाओ अब तुम निडर होकर जाओ, अब तुम्हें कोई डर नहीं है। वहाँ के शेर अब चाहे घास खाएं या कुछ और, पर अब वे उस आदमी को नहीं खाएंगे जो वहाँ जाएगा। जाओ, भगवान तुम्हें सुखी रखे,
धनवान बनाए। जादूगरनी ने सोचा ही नहीं था कि ये कोतवाल राजकुमारी है। वह तो उसे कोतवाल समझ रही थी और वह कोतवाल राजकुमारी जो कोतवाल बनी हुई थी वह उधर चल दी जहां वह जादूगरनी का बेटा रहता था। अगली सुबह राजकुमारी ने थोड़े से सिपाही लिए और राजा के जाने की इजाजत मांगी और अपने काम पर चल दी। उस देश में पहुंचकर उसने तुरंत ही जादूगर का घर ढूंढा जो उसे जल्दी ही मिल गया। उसके घर में वैसे कपड़ों के बहुत सारे ढेर लगे हुए थे। इनके अलावा वहां बहुत सा खजाना भी था। अगली सुबह राजकुमारी थोड़े से सिपाही और लिए और वह खजाना सब राजकुमारी ने वहां का सारा कपड़ा और खजाना लिया और राजा के महल की तरफ लौट चली। राजा उसके इस काम से बहुत खुश हुआ। उसने उसको बहुत सारी भेंटें दी और उसको अपना वारिस घोषित कर दिया। कुछ साल गुजर गई, राजा मर गया। अब वह कोतवाल उस राज्य पर राज कर रहा था। उसको कुछ पता चल गया था कि राजकुमार का क्या हुआ था, सो उसने अपने राज्य भर के सारे भैंसों को अपने सामने पेश होने का हुक्म दिया। सारे भैंसे एक जगह इकट्ठे हुए। राजकुमारी ने खुद सबकी जांच की। वह उनसे बोली, पर उनमें से किसी भी भैंसे ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और न ही उसको पहचाना। फिर उसने पुलिस को हुक्म दिया कि वे लोग सब जगह जाकर देखें कि किसने उसका हुक्म नहीं माना। जो कोतवाल के आदमी थे वे जादूगरनी के घर आए तो उन्होंने देखा कि उसने अपना भैंसा राजा के पास नहीं भेजा था। उन्होंने भैंसे को रस्सी से पकड़ा और राजा के पास ले गए। जादूगरनी जादुई रस्सी को अपने हाथ में पकड़े रखने की बात कहकर वहां पर पहुंच गई। रखने की बहुत कोशिश की क्योंकि वह जादुई रस्सी थी। जब तक वह भैंसे के गले में रहेगी राजकुमार भैंसा बना रहेगा। अगर वह निकल जाती तो वह लड़का बन जाता। जो पुलिस कोतवाल के आदमी थे उसने उनसे कहा कि उनसे छोड़ा ही नहीं और वे भैंसे की रस्सी को पकड़कर जादूगरनी से दूर ले गई। राजा ने देखा कि उसके भेजे हुए पुलिस के लोग एक भैंसा पकड़कर ला रहे हैं तो वह उनसे मिलने के लिए आगे तक आई। लो भैंसे की रस्सी तो अचानक टूट गई और उसी जगह एक सुंदर राजकुमार खड़ा हो गया। राजकुमारी बोली, यकीनन यह जादूगरनी तो बहुत ही नीच औरत है। इसको इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। कल सुबह इसको मार दिया जाए, राजकुमार को हमारे महल में ठहराया जाए। अब राजकुमार के सामने पूरी सच्चाई आ गई। राजकुमारी के सामने राजकुमार को बताई उसने पूरी बात कि कैसे वह कोतवाल बनी और राजा बन गई है। फिर उसने अपनी जनता को बुलाया और उससे कहा, देखो तुम्हारा राजा एक स्त्री है। इस भेष में बदलने के लिए मेरा उद्देश्य अपने राजकुमार को ढूंढना था। मेरा राजकुमार मुझे मिल गया है। मैं अपने राजकुमार को ढूंढने के लिए ये भेष धरा था और मेरा जो सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई है। अब जो प्रजा थी वह बोली कि ठीक है, आपको आपने जो अपने किसी मकसद से यह रूप रखा था, लेकिन आपने हमारे नगर को बहुत अच्छा काम किया है। हमें तो ऐसे ही राजा की जरूरत है। राजकुमारी की सच्चाई जब राजकुमार को बताई तो राजकुमार ने राजकुमारी को अपना लिया। अब जो राजकुमारी एक स्त्री थी और उसका उद्देश्य अब पूरा हो गया था, इसलिए लोग राजकुमार को अपना राजा और कहने लगी प्रजा कि कोतवाल साहब, आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, आपने हमारी प्रजा का बहुत ध्यान रखा, इसलिए आप जो राजकुमार है वह यहाँ का राजा और आप रानी बन जाओ। लोगों ने अपने राजा और रानी की बात मान ली और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।